बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की कई एक अहम ख़बरें हैं। सिंध के 2 देहात हैं जहां 11 घंटों तक आग लगी रही, 70 घर जल गए और 6 बच्चों समेत 9 अफराद झुलस कर जाँ भाग हुए, लेकिन घंटों कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड या कोई रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंचा। अंधेर नगरी चौपट राज हुआ क्या, इस अफसोसनाक इंसानी सानहे पर बात करेंगे। और फिर जो तोशाखाना केस है वो अब लाइमलाइट में आ रहा है। इमरान खान साहब को दिए जाने वाले तहाइफ पब्लिक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिदायत सामने आई हैं। यही नहीं बल्कि ये कहा है कि जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफ़िस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। जो लोग तहाइफ घर लेकर गए उनसे भी वापस लिए जाएँ। जस्टिस मियाँ गुल हसन की ऑब्जर्वेशन है। फिर फॉरेन फंडिंग केस में PTI का फ़ैसला 30 रोज़ में करने का अदालती हुक्म चैलेंज करने का मामला भी सामने आया। पंजाब की सूरत हाल बददस्तूर दिलचस्प भी है, गंभीर भी है, पेचीदा भी है, क्योंकि यहाँ उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है कि वो इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं, लिहाजा उनको उनके ओहदे पर बहाल किया जाए। और फिर जो PTI के 26 मुनहरिफ रुकन असम्बली हैं पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है। मुतालबा किया कि आर्टिकल 63A के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और चीफ सेक्रेटरी का गवर्नर पंजाब के अहकामात मानने से इनकार भी सामने आया। गवर्नर पंजाब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने ये हुक्म मानने से इनकार किया अब तक की ख़बरों के मुताबिक। तो शामी साहब, सबसे पहले तो ये कि आज काबीना का पहला इजलास भी हुआ, फिर सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है। 15-20 मिनट की मुलाकात रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। और शहबाज शरीफ साहब ऐवान सदर गए हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है। कोई 15 मिनट या 17 मिनट की मुलाकात हुई है। अब तो रमज़ान का महीना है तो चाय भी नहीं पिला सकते थे, इसलिए रुकी फीकी मुलाकात हुई होगी और जो रस्मी बातें हो सकती हैं। 2 लाइनें पढ़ दूँ। प्रेस रिलीज जो आई है ऑफिशियल ईवान सदर की जानिब से, वो कहते हैं जी कि 20 अप्रैल 2022 इस्लामाबाद ईवान सदर प्रेस विंग सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्रेस रिलीज यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये अच्छी बात है, मेरा समझ तो बड़ा अच्छा किया है। जो आईनी इत्तला मिली कि उनकी मिजाज पुरसी भी की है, आईनी मनसबदार हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पर लाजिम था कि उन पर कॉल ऑन करते, उन्होंने की। अब ये सदर मुमलकत जो हैं वो ख़ुद भी एक कटहरे में हैं और उनको ताउन करना चाहिए मौजूदा हुकूमत के साथ और अपना वक़ार जो है उस पर समझौता नहीं करना चाहिए, यानी कानून और आइन के दायरे में रहकर। ये नहीं कि वो फाइल पे बैठ जाएं, कहें कि यार बात जो है वो 15 दिन के बाद तय होगी, उसके बाद फिर वापस करूँगा, फिर 1 हफ़्ता और लगेगा। ऐसा होगा तो फिर मतलब है कि कशीदगी पैदा होगी, नुकसान जो है वो लोगों को पहुंचेगा। अगर कारोबार मुमलकत जो है स्मूथली नहीं चलता तो ये कोई ना तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ज़ाती मामला है, ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ाती मामला है। हम सब उससे मुतासर होते हैं। हो रहे। अच्छा सर, ये पंजाब के जो सियासी और आइनी बहरान है वो बड़ा उलझ गया है। कोई ऐसी बात नहीं। अब ये कहते हैं कि कोई इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं है। नदीम सरवर एक एडवोकेट हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं, गैर कानूनी इस्तीफ़ा है, उनको बहाल किया जाए उनके ओहदे पर। असल में फ़रीक जो हैं वो तो उस्मान बुज़दार है ना, उनको जाना चाहिए था ना हाई कोर्ट में, या गवर्नर को कहना चाहिए था कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। नहीं, फ़रीक अगर शामिल ना हो तो दरख्वास्त नहीं, दरख्वास्त की कोई ऐसे ही तो वो लगी हुई है चाचा खाम खा। ऐसे कई दरख्वास्त गुजार जो हैं उन पर जुर्माने किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई आपका क्या ताल्लुक़ है। लेकिन ये नुक्ता क्या गलत है? नुक्ता गलत है, ये सही है। ये उसके मुतलका और मुतसरा फ़रीक नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अगर उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया है, लेकिन वो हैंड रिटन नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म को एड्रेस तो वो खुद उसके अफेक्ट तो उन पे हुआ है ना। उसके बाद उन्होंने तो फिर बाकायदा एक नॉमिनेट किया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, सारी कार्रवाई हुई है। और मैंने चौधरी सरवर साहब जो हैं साबिक़ गवर्नर, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा मैंने वज़ीर आला को बुलाया और उनसे तस्दीक की, वेरीफाई किया, उसके बाद इस्तीफ़ा मंजूर किया। उन्होंने तस्दीक की कि हाँ मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो बहरहाल ये जो भी दरख्वास्त गुजार है वो हाई कोर्ट गया है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, हाई कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन वहाँ पे हमजा शहबाज की दरख्वास्त जो थी हलफ के लिए, वो उस पर एतराज़ात लग रहे थे, बिलाखिर वो एतराज़ ख़त्म हुए, समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। एतराज़ एक लगा था, दूसरा लगा
آج کے گورنر پنجاب کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، تو اس میں انہوں نے دور کر دیا ہوگا. اب کل اس کی سماعت ہو جائے گی. دو اہم معاملات ہیں اس کے علاوہ. ایک دیکھیے پہلے آپ تو بنیادی بات سمجھیں نا کہ جب کانفلکٹ ریزولوشن کے ادارے موجود ہیں، عدالت موجود ہے، وہاں جو تنازع ہے عدالت کا حکم آئے گا، تنازع طے ہو جائے گا. لیکن اب دو نئے مسئلے پیدا ہو گئے. ایک تو جو 26 منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. اچھی بات. آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی. اس کی سماعت ہوگی وہاں. ہاں، اب جب سماعت ہوتی ہے آرٹیکل 63A لگتا ہے تو اس کا مطلب اسمبلی 26 اراکین سے محروم ہو جائے گی. یہ تو فیصلہ ہوگا نا. 63A تو یہی کہے گا. نہیں، 63A یہ کہتی ہے، لیکن اس میں پھر سماعت ہونی ہے، ان کا نقطہ نظر معلوم کرنا ہے. ان کو پہلے نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا. جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان ارکان کو نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا، ان کی بات سننی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد وہ ریفرنس پارلیمانی لیڈر بھیجتا، پھر اسپیکر سے ہوتا ہوا وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا. تو ابھی تو ان ارکان کو، جو عثمان بزدار صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں نا ابھی تک، اور انہوں نے کوئی نوٹس نہیں بھیجا، ان کو طلب نہیں کیا، ان کا جواب نہیں لیا. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے وفاق میں تو بھیجا گیا تھا. بات سنیں، سارا ایک قانونی تقاضے ہیں نا جو پورے کرنے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن، اگر یہ 26 لوگوں پہ پہلے تو بات سن لینا یار، اگر یہ اس پہ وقت لگے گا اور اس کی سماعت ہوگی، ان کا نقطہ نظر معلوم ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اور سٹے لگ جاتی ہے منحرف اراکین کے اوپر، تو 26 اراکین سے اسمبلی محروم ہو جائے گی، تو پھر وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا پڑے گا حمزہ کو. نہیں، حمزہ شہباز کو. اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی لائی جا سکتی. ان کے جو مخالف ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. یعنی 26 اراکین سے محرومی کا مطلب یہ ہوگا کہ اکثریت کھو دی ہے حمزہ اگر شہباز. اکثریت کھو دیں گے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. دوبارہ آ سکتی ہے. آ نہیں، ان کے خلاف تو آئی نہیں پہلے نا. تو اگر کوئی ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے یا قائد ایوان جو ہے اس کو میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں رہی، تو وہ اس کے خلاف قرارداد عدم اعتماد لے آئیں. یا پھر انہیں خود سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا دستیاب اکثریت میں سے. نہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ وہ لیں یا نہ لیں، مگر عدم اعتماد کا راستہ کھلا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کا حکم ماننے سے انکار کیا. نہیں، گورنر پنجاب کو تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نا. یہ گورنر پنجاب نے کہا. گورنر پنجاب کو کوئی حکم دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے چیف سیکرٹری کو. تو گورنر پنجاب نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. جو اسکیم ہے نا، گورنر پنجاب جو ہیں اپنی شکایت وزیر اعلیٰ کو لکھ سکتے ہیں، اور جو چیف سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری ہیں، وہ ایک قانون کے مطابق کام کرنے کے پابند ہیں. گورنر پنجاب کو اگر شکایت پیدا ہوئی تھی تو وہ پھر یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے. ان کا حکم جو ہے اس طرح ان کو وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد کس سے؟ وزیر اعلیٰ بھی ہے عثمان بزدار صاحب ہیں اس وقت. کیا کہیں گے، قائم مقام یا وزیر اعظم نگران؟ اور جو سیکرٹری ہیں پھر ان کا پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے، وہاں شکایت کرنی چاہیے تھی. تو ایسا قانون ایسے نہیں ہوتا کہ گورنر جو ہیں وہ چاہے حکم دے دیں. ابھی تو وہ اپنے آئینی معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جو اسمبلی ڈپٹی اسپیکر جسے ہائی کورٹ نے اختیار دیا کہ آپ الیکشن کرائیں قائد ایوان کا، انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی، الیکشن کرا دیا. اب گورنر صاحب کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ جائے. اگر کوئی چاہے تو اس کو چیلنج کر دے ہائی کورٹ میں. تو گورنر صاحب کو وزیر اعلیٰ سے حلف لینا چاہیے تھا. تو اپنی ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر رہے، اور اگر ادھر ادھر اپنے آپ کو الجھائیں گے تو دوسرے لوگ بھی پھر ظاہر اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی وجہ سے ایک اور الجھن بھی پیدا ہوئی ہے نا یہاں پر. جو انتظامی آئینی طور پر جو ادارے یا ڈپارٹمنٹس یا مختلف سیکٹریز ہیں وہ بڑی تذبذب کا شکار ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت تک صوبے کا نظم چلانے والے وزیر اعلیٰ نگران کہیں گے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے کچھ موجودہ صورتحال رمضان مبارک کو دیکھتے ہوئے کچھ اجلاس بلائے. اب اس میں آفیسرز نہیں پہنچ پا رہے، کئی لوگ غیر حاضر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رحی کہ کسے رپورٹ کرنا ہے کسے نہیں کرنا. کچھ آفیسر اسلام آباد میں موجود ہیں، کچھ چھوٹیوں پر وغیرہ وغیرہ. تو ایک یہاں پہ جو یہ ساری صورتحال ڈراکیسی کا جو لیکن کیونکہ سلسلہ ہے، اب ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حلف کیسے ہوگا، کون لے گا. اس پہ جب معاملہ ہو جائے گا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت تو ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی ریٹ اس طرح نہیں چل رہی. وہ تو صرف ایک ڈنگ ٹپاؤ وزیر اعلیٰ ہے نا، ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو
उनको मरकज़ से रजू करना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी को रिमूव करने के लिए। तो ऐसा अब वो मामला जो है उस तरह नहीं है। चले आप देखना होगा कि कल सदर मुमलकत जिस तरह फाइल पे सो सकते हैं उस तरह फिर अब ये देखना होगा कल लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए क्या अहकाम जारी करती है, और जो उस्मान बुज़दार साहब को बहाल किया जाए इस्तीफ़ा गलत है उस पर क्या कहती है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, दिलचस्प फैसला होगा। अब जो भी है अदालत को फैसला करना चाहिए और जल्द अदालत के पास ही गया बस खत्म। अब ये देखिए कि वो जो हमने जिससे प्रोग्राम का आगाज़ किया था सूबा सिंध के ज़िला दादू की तहसील महड़, इसके 2 देहात हैं जहाँ घंटों आग लगी रही। रेस्क्यू की गाड़ी या फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी तो वो ख़राब होने की इत्तलात हैं। 11 घंटे लगभग आग लगने की इत्तला है। 70 घर जल गए, 150 मवेशी मर गए, 6 बच्चों समेत 9 अफराद झुलस कर जहाँ भाग हुए, लेकिन किसी को परवाह नहीं। और ये मामला तो उस तरह से ज़ेर बहस लाए नहीं जाते जिस तरह लाए जाने चाहिए, इसीलिए इस मौजू का हमने इंतखाब किया। सीनियर सहाफ़ी जनाब मुबशर ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस मामले को उन्होंने बड़े करीब से देखा है, उनसे बात करनी। ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वाक़या कब का है, एग्जैक्टली किस जगह का है, और क्यों नहीं वहाँ पर रेस्क्यू पहुँच सका? कोई 11 घंटे तक किसी को खबर ना हुई? जी जामी, यही बात सबके लिए बहुत हैरानगी की है, क्योंकि ये जो जगह है ये गोड है, बेसिकली दादू जिले की तहसील महड़ है, वहाँ पर ये गोड वाक़ है। फैज़ मोहम्मद चांडियो इस गोड का नाम है। तो ये यहाँ पर आग लगी रात तकरीबन 9 बजे और सुबह 8 बजे तक जलती रही। जो महड़ है यहाँ से हेडक्वार्टर जो है उसका वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। दादू जो है वो 40 से 45 किलोमीटर है। लाड़काना भी यहाँ से इतना ही है, 50 किलोमीटर होगा। तीनों जगह जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद थी, मगर बदकिस्मती ये हुई कि जहाँ भी उन्होंने कॉल किया किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। महड़ के बारे में अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ शायद दोनों गाड़ियाँ खराब थी, और जो डीसी साहब हैं जिनसे मेरी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि जो लाड़काना और दादू दोनों साइड से हमने भेजी थी, मगर रास्ते में कोई दरख्त गिरे हुए थे तो उस वजह से वो पहुँच नहीं पाई, जो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है। वहाँ के जो मुबशर साहब, ये जो सूरत हाल है इसके हम भी जिम्मेदार नहीं हैं कि हर वक्त हम सियासी मामलात पे उलझे रहते हैं, और हमारी हुकूमतें हैं और हमारे लीडर हैं वो भी जनाब दुनिया जहान की तब्दीली लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं। कभी किसी को ललकारते हैं, कभी किसी को ललकारते हैं, और उनको कोई फिक्र नहीं है कि उनके लोगों का क्या हाल है, उनके महकमों का क्या हाल है, उनके लोग किस तरह तड़प रहे हैं। तो क्या हमें भी अपने आप पर कुछ गौर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल शामिल साहब, यही शायद हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि मीडिया जो है वो कन्वीनियंटली ऐसे मामलात को मीडिया भी इग्नोर करता है। आपने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया, रीजनल मीडिया फिर इन चीज़ों को उठा लेता है। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत आसान है ना जावेद साहब, कि किसी भी एक पॉलिटिशियन को ले लिया आपने, किसी भी गुफ्तगू के ऊपर बात कर ली, तो वो आसान होता है। जाहिर है उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं लगती, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अब आप लोगों का प्रोग्राम भी क्योंकि न्यूज़ प्रोग्राम है तो आप लोगों को बखूबी आइडिया है कि टॉक शो करना कितना आसान होता है। 3 आपने जो है वो सियासतदान बुलाते हैं, जबकि न्यूज़ शो के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मीडिया का मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मीडिया का जो फोकस है वो एक तो उमूमी तौर पर आप देखते हैं जामी और शामी साहब दोनों के सिर्फ 5 बड़े शहरों का मीडिया है। हमारा जो मीडिया है उसमें से भी आप कोयटा को निकाल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ बहुत कम नहीं। कोयटा तो किसी अल्लाह माफ़ करे किसी हादसे की सूरत में ही खबरों में आता है, या वहाँ पर अगर तहरीक अदम एतमाद है, हुकूमत तब्दील हो रही है तो उस सूरत में ज़ेर बहस आता है। मुबशर साहब, कोई अब कोई नोटिस लिया है, कोई खबर गिरी उनकी हुई है? नहीं सर, ये देखें ना, इससे पहले कि नोटिस लें, ये कितनी बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने एक डीसी से रब्ता किया, वो कहते हैं 2 गाड़ियाँ भेजी थीं लेकिन रास्ते में दरख्त गिरे हुए थे, गाड़ियाँ वो दरख्त नहीं क्रॉस कर सकें, और ना वहाँ उनमें मौजूद अहलकारों में सकत थी कि वो दरख्त हटा सकते या मुकामी लोगों को बुलाकर दरख्त पीछे करते, गाड़ी वहाँ पहुँच जाती। 11 मुकामी सहाफ़ी जी कि हम लोग भी उसी रास्ते से आए, वहाँ कोई दरख्त नहीं गिरे हुए थे। ना सिर्फ फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा बल्कि एम्बुलेंसेस कई घंटे तक नहीं पहुंची। तो आप सोचें कि ये हाल है
सिंध के इन इलाकों का। लेकिन बस मेरा नुक्ता तो सर एक ही है, आपकी खिदमत में शामी साहब या देखने वालों की खिदमत में, अरबाब इख्तियार की खिदमत में भी 11 घंटे आग लगी रही। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोई सैकड़ों मील दूर हो। आपने खुद बताया 40-50 या मैक्सिमम 60 किलोमीटर की दूर पर तहसील हेडक्वार्टर या लाड़काना या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मौजूद हैं। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लग जाएं तो भी काबिल कबूल है। 11 घंटे तक कोई रेस्क्यू, कोई फायर ब्रिगेड, कोई एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँची, और इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ ज़रा उसकी तफसील भी बताइए। जी, 9 बच्चे अभी तक मरे हैं, 20 लोग जो है वो झुलस गए हैं, 50 घर तबाह हुए हैं। लोगों के मवेशी जो है 150 मवेशी जो है वो यहाँ मर गया है जल के। और अब जो तस्वीर आ रही हैं आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो वालदा जो है अपने जले हुए नौज़ायदा बच्चे को लेकर जिस तरह, तो बहुत दुख की बात है। और शर्म का मकाम ये है कि कल रात को चीफ मिनिस्टर हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें कहा जाता है, क्योंकि परसों रात का ये वाकया है और कल सुबह तक ही चला, तो कल रात को प्रेस रिलीज आती है कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, उन्होंने हिदायत जारी की है कि जो भी मुतासिरीन हैं उनको हर मुमकिन इमदाद की जाए। वहाँ पर रेस्क्यू का अमला, रेंजर्स का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कल रात को मौजूद थी, जिसे पिछली रात को 9 बजे जब आग लगी थी मौजूद होना चाहिए था। तो जब सारा वाकया हो गया उसके बाद ये रेगुलर आपको पता है SOP है कि बस नोटिस ले लिया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया। उसी डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की जा रही हैं जिसने इस सारे वाकये का जो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये सोचिए, हमारे स्टैंडर्ड SOP यही है कि कोई वाकया हो जाता है, कोई सानिया हो जाता है, उसके बाद हम बस जो है लकीर पीटने में हम मास्टर है, आपको पता है। और ये इजाज़ी साहब ये देखिए और शामी साहब ये देखिए कि 15 बरस से यहाँ पे एक ही पार्टी की हुकूमत मौजूद है। लाड़काना गढ़ है वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। CM ने नोटिस ले लिया, प्रेस रिलीज जारी होगी, दैट्स इनफ। ऑन दी कॉन्ट्री अगर ये बात कही जाए कि जी इस बीच इस हंगाम सियासी जमातें, तमाम तर बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ़ थीं, काबीना में वजारतें लेने में मसरूफ़ थीं, तो ये गलत नहीं होगा अगर ऐसा कहा जाए तो फिर कहा जाता है कि मकबूल बयानिए को आप अडॉप्ट कर रहे हैं उन्हें। नहीं, वो देखें वो सारी 15 साल से हुकूमत है वहाँ। भाई देखें ना, यही तो नक्स है ना, जो मामला है उसको दुरुस्त करना चाहिए, इंतज़ामिया की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया जहान के मसाइल हम हल करना चाहते हैं और अपने जो बुनियादी मसाइल हैं, अपने इलाके की खबर नहीं है। और फिर आज जब खबर मिली है तो फिर वज़ीर आला वहाँ पहुँचते ना, फौरी तौर पर वहाँ पड़ाव करते। अब वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अफसोस कर, वो भी देखें, वो यहाँ तो लोगों की खबर तो करें ना। बशर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। साबिक वज़ीर आज़म भी पहुँचे वहाँ, कोई तो पहुँचे ना, कोई अदालत नोटिस ले, कोई जिम्मेदार जो है कार्रवाई हो। यही लोग नुक्ता उठा रहे हैं कि ऐसे वाक़यात पे उस तरह नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। लेना चाहिए, मगर सुओ मोटो नोटिस तो आपको पता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। अफसोस ही किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी सी कोशिश तो कर सकते हैं, इस मामले को हाईलाइट किया है, नोहा भी रोया है, लेकिन अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और पढ़ा जाता है, रोया नहीं जाता। चलें, पढ़ लिया सर, जिस तरह भी आया पढ़ लिया। एक और अहम मामला है कि जो तोशा खाना केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम हिदायत दी हैं। तफसीलात के एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस मियां गुल हसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज, उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि तहाइफ जो दिए गए इमरान खान साहब को पब्लिक किए जाएँ। ये तोशा खाना केस है जिसमें काबीना डिवीज़न को इस केस की तफसीलात इंफॉर्मेशन कमीशन को देने की हिदायत की है। यही नहीं बल्कि ये उन्होंने फरमाया अपने रिमार्क्स में कि जो लोग तहाइफ घर ले गए उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता। फवाद चौधरी साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी, वो फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने तोहफ़ा बेचकर कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए। पहली बात तो यह है कि एक अखबार नवीस ने ये तफसीलात मांगी थी, जब नहीं दी गई वो इंफॉर्मेशन कमीशन में गए। बिल्कुल इंफॉर्मेशन कमीशन ने हुकूमत से कहा ये तफसील फराहम करें। इस पर हुकूमत हाई कोर्ट में चली गई। बिल्कुल। और कहा कि ये एक सीगाए राज में रहना चाहिए, ये कौमी राज है। किस सरबराह मुमलकत या हुकूमत ने क्या तोहफा दिया है इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। और ये एक मगर आज वादे हुक्म जारी कर दिया गया। मेरा ख्याल ये तफसील जो है, अगर आप
यानी एक मुल्क के सरबराह के नाम के साथ जारी न करें, मजमूई तौर पर जारी कर दें, तब भी मेरे ख्याल के बात मुनासिब होगी। वैसे तो पूरी दुनिया देखें, मुझे तो हैरत होती है, हमने अपने मुल्क का क्या मजाक बनाया हुआ है। दुनिया हंसती होगी हम पर, यानी कहीं ना इस तरह की दरख्वास्तें दी जाती हैं, ना इस तरह के अहकामात होते हैं, ना इस तरह के रवैये होते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के। हर चीज़ को आप राज बनाते हैं, छुपाते हैं। भाई आप जो मालूमात लोगों को देनी है दे दें, जो नहीं देनी है वो ना दें, लेकिन ये तो बताएं ना कि अगर आप घर ले गए हैं, कैसे ले गए हैं, कितनी पेमेंट कर ली है, अब फिर इसके ऊपर अपील होगी, देखिए क्या होता है। जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब ने मैं ज्वाइन किया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मामलात हों, ब्यूरोक्रेसी के मामलात हों, उनकी नज़र तो उनकी नज़र रही है इस मामले पर, तफ्तीशी नज़र होती है, तफ्तीशी नज़र होती है। उनको हमने आज ज़हमत दी है टेलीफोन लाइन पर कि इस मामले पर, चूँकि हम तो ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं कर सकते कि तरीक़त क्या होती है तोशा खाने की या उसको लेन देन की, तो उनसे रहनुमाई लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब चीमा साहब ये बताएं कि ये तोशा खाना जो है, इसके मामलात कुछ आपने भी देखे होंगे, कुछ ना कुछ तोहफे आपने भी मौसूल किए होंगे, तो ये है मामला क्या है ये सारा? मोहतरम शामी साहब, बात यह है कि ये तहाइफ जो हैं ये उस शख्स की कोई अपनी खूबियों की वजह से नहीं, उसके ओहदे की वजह से मिलते हैं, और उन पर असल हक रियासत का ही होता है, यानी उसकी असल जगह रियासत का बैतुल माल या तोशा खाना ही होता है। ज़ाहिर है आपसे ज्यादा कौन जानता है कि हजरत उमर को जब शिकायत मिली कि मिस्र के गवर्नर ने दूसरे ममालिक के सरबराहों से मिलने वाले तहाइफ अपने घर में रखे हैं और उन्हें जाती इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो आपने उसे तलब कर लिया। गवर्नर साहब ने कहा कि हजूर वो तोहफे तो मुझे मिले हैं। इस पर हजरत उमर ने फरमाया, जब तुम गवर्नर नहीं थे तो क्या उस वक्त भी तुम्हें ऐसे तहाइफ मिला करते थे? तो आपने सब तहाइफ मंगवा कर बैतुल माल में जमा करा दिए, और आपके इस अमल ने इस इशू को हमेशा के लिए इस पर एक उसूल वज़ा कर दिया। देखें, इसमें दो तीन पहलू हैं। एक है कि कोई छोटे मोटे सोवेनियर्स को पेन मिल गया तो उस पर तो रेसिपिएंट जो है उसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकता है, मगर बड़े तहाइफ, करोड़ों की घड़ी है, हार है, गाड़ी है, वो यकीनन रियासत की मलकियत है और किसी सूरत वो नहीं ले जाई जा सकती, ले जाना नामुनासिब है। तो चीमा साहब क्या करें, इनके लिए कोई अजायब घर में इनको जगह दें, अजायब घर में रखे जाएंगे? सर मैं एक मिनट, दूसरी एक्सट्रीम सूरत यह है कि कोई शख्स ना सिर्फ तोहफा घर ले जाए बल्कि मार्केट में बेच दिया जाए, तो ये तो एक शर्मनाक हरकत है। अगर कोई बेचेगा तो पूरे मुल्क की सुबकी होगी और पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा। ये तो एक पहलू है ना सर, एक पहलू ये भी तो है, इससे पहले जो प्रीमियर्स थे, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, गिलानी साहब हों, जरदारी साहब हों, शौकत अजीज साहब हों, इनके अदवार में भी तोशा खाना की लंबी चौड़ी लिस्टें हैं, गाड़ियां तक जो इन्होंने ली, पैसे दे के कुछ जी फरमाइए। ले जाना भी नामुनासिब है और बेचना बहुत ही शर्मनाक। तीसरा ये कि ये मिस अप्रोप्रिएशन भी है, ये जुर्म भी बनता है और उस पर प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये रियासत की मलकियत को जाती मलकियत में लाना ये मिस अप्रोप्रिएशन है, पीनल कोड के तहत ये जुर्म भी बनता है। मगर चीमा साहब, अगर कवायद के मुताबिक 10%, 20% या 50% देकर आप खरीद सकते हैं उन तहाइफ को, तो फिर कोई गलत गैर कानूनी बात तो नहीं हुई ना, अगर कोई घर ले गया तो? जी मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह कुछ पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को भी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा उसको आइन के मुनाफी करार दे सकती है, इसी तरह मैं समझता हूं कि ये जो है, क्योंकि हमारा आइन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत कोई कानून इस्लामी रवायात, इस्लामी कानून के मुनाफी नहीं बनाया जा सकता, तो ये इस्लाम की आला रवायात के भी खिलाफ है और दुनिया भर में इसको जाती इस्तेमाल में लाना नामुनासिब समझा जाता है। और इस पर कोर्ट को बिल्कुल नोटिस अगर लिया है तो इस पे एक इंजंक्शन या ऑर्डर आना चाहिए कि चाहे वो कहें जी 50% या 20% दे के महंगे तहाइफ जो रियासत की मिल्कियत है और वही जमा होने चाहिए, ये इनको जाती इस्तेमाल में लाना ये नामुनासिब है। मतलब कुछ खबर है कि दूसरे मुल्कों में क्या होता है? जी दूसरे मुल्कों में वो बिल्कुल जो जिस तरह मैंने गुजारिश की, मैंने भी कुछ स्टडी किया, बहुत छोटे
چند سینکڑوں میں چند ہزاروں میں پین وغیرہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سوونیئرز وہ رکھ سکتے ہیں. سر دیکھیں نا یہاں جو امریکی حکام ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی یا دنیا بھر میں ان کی تو جو میری معلومات ہیں $20 سے کم تک کی اگر پرائس ہو کسی تحفے کی تو وہ ذاتی استعمال میں رکھ سکتے ہیں بصورت دیگر یا نہیں وہ قبول ہی نہیں کر سکتے. قبول ہی نہیں کر سکتے. اگر جو امریکہ میں جو حکام ہے یہاں ایسا ہوا نا, ایک مجھے خود بھی تجربہ ہوا اس کا, اگر $20 سے زیادہ کا تحفہ آپ انہیں دیں, آپ کسی کو پیش کریں نہیں لیتے, وہ قبول نہیں کر سکتے, اس کو واپس کر دیتے ہیں. مطلب ریسیو کر لیں گے لیکن وہی اسٹیٹ کے پاس جمع کروا دیں بصورت دیگر. جی چلیے, تو اب یہ اب صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ کیا جتنے بھی سربراہان مملکت کا ہم نے ذکر کیا جنہوں نے کم پیسے دے کے یا قانون جو اس وقت تھا اس کے مطابق 15% 20% ادائیگی دے کے گھڑیاں گاڑیاں کلاشنکوفز یا جو بھی کچھ تھا وہ لیا ہے, وہ اب واپس ہونا چاہیے, کیونکہ احکامات تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو پھر جیسا بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے, گھر لے جانے کے لیے نہیں. بالکل واپس ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ خود ایک بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کو خود یہ قانون بنا دینا چاہیے. ٹھیک. سر شیمہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بھی وقت بھی ہے, جو اوورال ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال اس پہ بھی لکھ بھی رہے ہیں بدستور, تو سر آپ کو یہ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید بے چینی اور بدامنی ہوگی؟ دیکھیں میں اس پہ صرف ایک ہی بات کروں گا. اب ظاہر شامی صاحب استادوں کے استاد ہیں, ان کی موجودگی میں آپ مجھ سے سیاست پہ پوچھ رہے ہیں تو ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. وہ اس سلسلے میں ایک درسگاہ صاحب ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہ جناب آپ کی ایک کرم نوازی ہے. تو میں صرف یہ ایک ہی گزارش کروں گا کہ بڑا افسوس, بڑا دکھ, دل دکھتا ہے اور بڑا تشویشناک ہے کہ ہمارے لیڈران کا جو رویہ ہے قانون اور آئین کے بارے میں, یعنی آئین کے بارے میں دلوں میں کوئی احترام اور کوئی عزت نہ ہو. دنیا بھر میں قانون کا احترام کیا جاتا ہے اور آئین جو ہے ملکوں کا آئین وہ سب سے زیادہ مقدس قانون سمجھا جاتا ہے, سپریم لا سمجھا جاتا ہے, اور اس کو توڑنا, اس کو ایبروگیٹ کرنا سب سے بڑا ملک کا جرم سمجھا جاتا ہے, the most heinous offense. اسی لیے اس کے لیے سزا جو ہے سب سے سخت یعنی سزائے موت مقرر کی جاتی ہے. تو یہاں ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کچھ لوگوں کی, آئینی ذمہ داری ہے, اور وہ آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے بالکل انکاری ہیں. یعنی کہ آئین کا اتنا احترام ہے کہ آئین نے آپ کو مقرر کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ اگر گورنر ہیں تو آپ حلف لیں. کون سی ایسی بات ہے, کبھی آپ کا حامی آ جائے, کبھی مخالف بھی آ سکتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ جی مخالف ہے تو میں حلف ہی نہیں لوں گا. چاہے آئین مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حلف لینے کا پابند ہوں مگر میں نہیں لوں گا. آئین کہہ رہا ہے اسپیکر کو کہ جی آپ کاؤنٹنگ کروائیں گے. یہاں کئی لائرز کو پوچھا گیا تو وہ حیران رہ گیا. کسی نے پوچھا, آپ جیسے اینکر نے, صحافی نے, کہ جی اگر وہ نہ کاؤنٹنگ ہی نہ کروائے تو وہ حیران رہ گئے. اعتزاز صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو پھر جرم بنتا ہے, اس کے خلاف کیس درج ہو جائے گا. یہاں صاف انکار کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار چیمہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا ایک بات میں بتاؤں سر, جو تحائف قانون کے مطابق لوگوں نے قیمت جو مقرر کی گئی اس وقت دے کر لیے ہیں وہ آپ واپس نہیں لے سکتے اور ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتے. تو سبھی نے یہ کیا, فرق کیا ہے؟ جو اگر آپ نے قیمت دی ہے تو اس کا مطلب صرف تفصیلات ہی سامنے آئیں گی نہیں, اگر قیمت دی ہے اور آپ نے ایک تحفہ لے لیا ہے اور وہ قاعدے کے مطابق ہے جو قیمت مقرر کی گئی, صحیح, تو پھر آپ جرم تو قرار نہیں دے سکتے اس کو. اخلاقی طور پر آپ بات کر سکتے ہیں. اور ابھی تو وزیر اعظم جو سابق ہیں انہوں نے تو موقف اختیار کیا, بھائی اگر آپ کو پلاٹ ڈی ایچ اے کے آپ بیچ سکتے ہیں الاٹمنٹ کے بعد, تو میرا تحفہ جب میں نے خرید لیا میں جو مرضی کروں. اب 2-3 ایشوز رہ گئے ہیں وقت. یہ دیکھیے یہ غیر اخلاقی بات ہے لیکن غیر قانونی ہے, یہ ذرا اس معاملے میں غور کرنا پڑے گا. کل جلسہ ہے تحریک انصاف کا, تو ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے لکھا ہے
پی ٹی اے کی قیادت کو کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں. پشاور میں کر لیا، کراچی میں کر لیا، یہاں کرنے میں چلیے یہ تو حکومت جانے، انتظامیہ جانے، کرنے دیں. انہوں عمران نے کل خان بڑے صاحب اہم جانے، اعلانات کرنے ہیں، کل بھی میں نے عرض کی تھی آپ سے. وہ ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں. یہ خط لکھا جا رہا ہے، اس سے تو یہ تاثر ابھرے گا جیسے جلسے کی راہ میں جلسے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے تو کسی کی حکومت نہیں، ان کی اپنی حکومت ہے. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ نے کسی کو مردے الزام تو ٹھہرا نہیں سکتے آپ اپوزیشن کو. اچھا سر، وہ اطہر مسعود صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے. روز اطہر مسعود صاحب ہمارے بہت پیارے استاد، بزرگ دوست، بھائی، اور ایک رجحان ساز، ٹرینڈ سیٹر اخبار نویس تھے. روزنامہ جنگ سے وابستہ ہوئے اور جو نیوز ایڈیٹر کے طور پر جنہوں نے کام کیا نا، ان کوریج جس طرح انہوں نے جو سٹائل اپنایا، ان کا اسلوب جو تھا، پھر دنیا بھر میں اس کو فالو کیا گیا. بڑے مستعد، چوکس، پڑھے لکھے، نظر رکھنے والے. اور آپریشن ہوا ہے بائی پاس اور دل جو ہے واپس حرکت نہیں کر سکا. ڈاکٹر جواد صاحب اتنے بین الاقوامی شہرت کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے آپریشن کیا ہے اور دل نے دوبارہ حرکت نہیں کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت شدید نقصان ہوا آمین ذاتی طور پر اور صدمہ ہوا. 3 بچے چھوڑے ہیں، بیٹے، ایک بیوہ. اللہ ان کو صبر دے. سر یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.